वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 12th क्लास की जो हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी है वो कवर कर लिया हमने। अब कुछ और एनसीईआरटीओ को देखेंगे और उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं एग्जाम्स में उनको कवर करेंगे और साथ में करंट अफेयर्स को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है न्यायपालिका और ये 11th क्लास की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तो पहला प्रश्न जो टॉपिक से है इससे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यह अधिकार उसे संघीय मामलों में एक निर्णायक की भूमिका प्रदान करता है। केंद्र व राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। कौन सा करेक्ट है इन दोनों में से? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों को हल करने की जिम्मेदारी बिल्कुल सब सुप्रीम कोर्ट की है, सर्वोच्च न्यायालय की है। ठीक है, पहला वाला भी सही है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। इसको इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी बोलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त मौलिक अधिकार, मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों में निर्णायक की भूमिका प्रदान करते हैं और केंद्र तथा राज्यों के बीच और विभिन्न राज्यों के मध्य उत्पन्न कानूनी विवादों को हल करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि ऐसे मामलों की सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है, ना तो उच्च न्यायालय और ना ही अधीनस्थ न्यायालयों में इसकी अपील की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हो गए स्टेट के हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय हो गए सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और ये टेस्ट नंबर है 215। अभी तक 214 टेस्ट कंप्लीट हो गए। इन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 215 तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। इसमें संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। इसमें विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर भी अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार नहीं है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है। क्या दूसरा वाला करेक्ट है? दूसरा वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो कथन एक सत्य है जबकि दो असत्य है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। इंग्लिश वर्ड्स में भी सब पता होना चाहिए आपको, जैसे कि जुडिशरी, न्यायपालिका जुडिशरी हो गई, ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव हो गई, विधायिका लेजिस्लेचर हो गया, ये सब। तीसरा प्रश्न है, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस के निर्णय में कब दिया था? और किस में दिया था ये पूछ लेगा, कौन सा वाद है या कौन सा केस है। कहीं डाल देगा नीचे, जैसे कि गोलकनाथ रख देगा, केशवानंद रख देगा, मिनर्वा मिल्स रख देगा। तो केशवानंद भारती है उसका उत्तर पहला। और सन है इसकी 1973, 1973। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। तो भारतीय संविधान का मूल ढांचा या आधिकारिक ढांचा का सिद्धांत पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में 1973 में दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने, और कहा कि न्यायालय समय समय पर मूल ढांचा घोषित करेगी। और इसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद हुआ था 1980 में। इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को पुनः दोहराया गया। केशवानंद भारती बाद में गठित संवैधानिक पीठ अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। कितने जज बैठे थे एक साथ फैसला देने के लिए? 13 न्यायाधीश। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ये घोषित करता है कि कौन सा भाग संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और कौन सा नहीं है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही यह घोषित करता है कि कौन सा भाग संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, कौन सा नहीं है। कार्यपालिका को इस विषय में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव। पांचवा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे।
इसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विपरीत कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है क्या? ये शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर भी लागू होती है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो सबका है, पूरे भारत का है। ठीक है, तो यदि किसी राज्य की विधायिका कोई ऐसा कानून बनाएगी जो संविधान का उल्लंघन करता है तो उस कानून को शून्य घोषित कर देगा सुप्रीम कोर्ट। और पहला वाला भी सही है। ठीक है, इस शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विपरीत कानूनों को गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। बिल्कुल, और संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये भी ठीक है। तो ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए, सारे के सारे करेक्ट हो गए, तो डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो ऊपर दिए गए सभी के सभी कथन सत्य हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। ये चीज़ भी पूछ ली जाती है, कौन सी चीज़ भारत के संविधान में कहाँ से ग्रहण की गई है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहीं भी स्पष्ट रूप से चर्चा नहीं की गई है उसकी, किंतु संविधान के अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में और अनुच्छेद 226 अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को सौंपती है। ठीक है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकाल सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत स्टेट के हाई कोर्ट रिट निकाल सकते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए। संविधान के किन दो अनुच्छेदों में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति है? देखिए, ऊपर था अभी, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए। 110 में तो धन विधेयक है, इसको हटा दीजिए। अनुच्छेद 32 के लिए सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है, 226 से हाई कोर्ट निकाल सकते हैं स्टेट के। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट निकाल सकता है, जबकि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों की के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में सर्वोच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार, उच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार, उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। तो 32 226 को पकड़ कर एलिमिनेट कर देंगे, देखते हैं। उच्च न्यायालय के रिट संबंधी अधिकार हैं अनुच्छेद 32 में, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 32 में है, उच्च न्यायालय के 226 में है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 4। ए का 3, बी का 4 किसी में है क्या? एक में ही है, उससे एलिमिनेट हो जाएगा ये। ठीक है, ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का हो गया 2, यानी उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति अनुच्छेद 137 में। और डी का हो गया 1, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 124 में। तो अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संरक्षण के रिट निकालने की शक्ति देता है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति, अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पुनरावलोकन करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। न्यायपालिका के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है और सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून को असंवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकने का अधिकार है। बिल्कुल है, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट निकाल सकता है, जबकि हाई कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट निकाल सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के संरक्षक के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक माना गया है और इसे संविधान का निर्वचन या व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है, इस चीज को याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। जनहित याचिका यानी PIL इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है। इसके द्वारा न्यायालय ने उन विषयों पर भी रुचि दिखाई जिन्हें लेकर कुछ वर्ग आसानी से अदालत नहीं जा सकते थे, और इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक तथा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनने को बाध्य किया है। और इसके द्वारा न्यायपालिका की सक्रियता से कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर धुंधला हुआ है। कौन सा सही है PIL के बारे में? 1980 के दशक में PIL आई। PN भगवती का नाम याद रखिएगा, न्यायाधीश थे, तो पूछ भी लेता है। फिलहाल यहाँ चारों के चारों सही हैं बिल्कुल एकदम, तो उपरोक्त सभी डी वाला इसका आंसर होना चाहिए। देखिए, जनहित याचिका जो है वो न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के साथ साथ न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्र और याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा जो है वो समाप्त कर दी। 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्ग के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते। न्यायालय ने पीड़ित व्यक्ति की ओर से किसी अन्य को भी याचिका दायर करने का हक दिया। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी इसने ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष करने का प्रयास किया। न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच अंतर धुंधला हुआ है, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। भारत में जनहित याचिका यानी PIL या सामाजिक व्यवहार याचिका यानी सोशल एक्शन लिटिगेशन भी इसको बोलते हैं, इसका प्रारंभ 1980 के दशक में तत्कालीन न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा किया गया था। ये नाम याद रखिएगा, ABCD करके भी प्रश्न बना लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श हेतु भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय लोकहित या संविधान की व्याख्या संबंधित किसी विषय पर ना तो सलाह देने हेतु बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने हेतु बाध्य है। ये वही 143 अनुच्छेद, बिल्कुल ये करेक्ट है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो दिए गए दोनों कथन सर्वोच्च न्यायालय के सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार की व्याख्या करते हैं, दोनों के दोनों सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से विधि विधि यानी कानून या तथ्य से संबंधित सलाह मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की आज्ञा मिलने पर ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मामलों पर पुनर्विचार करेगा और कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है, बिल्कुल ये तो ठीक है। लेकिन नीचे देखिए क्या पूछ रहा है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। पहला वाला भी ठीक है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की आज्ञा मिलने पर ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं है, अगर उसने आज्ञा नहीं दी तब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, तब भी तो सुप्रीम कोर्ट है वो। तो गलत यहाँ पर दूसरा वाला है केवल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सही होता तो आंसर मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए, अगर असत्य पूछा होता तो बी होता। तो केवल 1 और 3 यहाँ पर असत्य हैं, 1 और 3 यहाँ पर सत्य हैं, दूसरा वाला असत्य है, वही आंसर है। क्योंकि उच्च न्यायालय के अपील के लिए यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने संबंधी कोई गंभीर मामला उलझा है। यदि किसी मामले में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा ना दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास कह सकती है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले, इसलिए गलत है दूसरा वाला।
क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक क्षेत्राधिकार है? अनुच्छेद 32, 226 के तहत हाई कोर्ट, नहीं 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 नहीं, क्या पूछ रहा है? मौलिक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। ये तो रिट निकाल सकता है 32 के तहत, अनुच्छेद 131 है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक या प्रारंभिक या आरंभिक, इंग्लिश में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर है, वो है अनुच्छेद 131। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी हैं, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी हैं, मौलिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, ऐसे करके पूछ रहा है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सम्मिलित हैं मौलिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। तो रिट संबंधी भी क्षेत्राधिकार है 32 के तहत निकाल सकता है, मौलिक क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 131 के तहत, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, ऊपर देखा तो था, और सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, सलाह भी तो देता है ना ये, 143 के तहत देता है, राष्ट्रपति को माने या ना माने, ना ये सलाह देने के लिए बात है। तो सारे के सारे ही हैं इसमें, उपरोक्त सभी डी। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के ये क्षेत्राधिकार हैं। कन्फ्यूजन थोड़ा इसमें करता है क्योंकि मौलिक क्षेत्राधिकार, इसको मौलिक क्षेत्राधिकार लिख देगा या आरंभिक क्षेत्राधिकार लिख देगा हिंदी में, या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार लिख देगा, इंग्लिश में सेम रहेगा। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अनुच्छेद 131, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 में, 133 में, 134 में, 134 के ए में और 136 में, सलाहकारी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143, देखिए वही वाला आर्टिकल, और रिट संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32। यही चीज़ हाई कोर्ट के पास 226 में है। कितने प्रकार के रिट ये निकाल सकते हैं? 5 प्रकार के रिट, उन रिटों के नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। रिट वही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रत्यक्षा, ये सारे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि, क्या है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ? स्वेच्छाचारिता, उत्तरदायित्व का अभाव होना, विधायिका व कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका कार्यों में बाधा न पहुंचाना, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना काम करना। लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब निकल रहा है इसका उत्तरदायित्व का अभाव, तो ये तो हो नहीं सकता। लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ, ये गलत है भाई। विधायिका व कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा न पहुंचाना, बिल्कुल। सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करना, ठीक है। न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना, दूसरा तीसरा, ठीक है। यह प्रैक्टिकली है क्या संभव? ठीक है, प्रैक्टिकली तो ये चीज़ भारत में केवल 7-8% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% न्यायाधीश पर ही लागू होती है, बाकी के 90% तो दबाव में ही रहते हैं, ठीक है, वरना करोड़ों केस पेंडिंग न रहते भारत में। तो पहला दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला भी सही है, पहला वाला गलत है। इसका आंसर 2, 3, 4, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता, उत्तरदायित्व का अभाव, यानी पहला वाला जो है वो गलत हो गया, और दूसरा, तीसरा और चौथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्याख्या करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया 2, 3 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, अधीनस्थ न्यायालय यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट के संदर्भ में कौन सा सत्य है? जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों में फैसला देता है, फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करता है। बिल्कुल सारे के सारे सही हैं, सब कुछ कर सकते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट भी। तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करना, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देना तथा निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करना, फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करना अधीनस्थ न्यायालय यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के काम हैं। हाई कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे उच्च न्यायालय।
ये निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकते हैं। ये मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 226। बिल्कुल, हाई कोर्ट है तो नीचे वाली अदालतों का तो यही करेक्ट करते चलते हैं इन दोनों को। ये अन्य राज्यों के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा भी कर सकते हैं। देखिए, हर स्टेट का लगभग अलग अपना अपना हाई कोर्ट है ही, कुछ ही स्टेट का नहीं है, तो वो दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट से काम करते हैं, तो ये बात गलत हो जाती है। ठीक है, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, किसी भी स्टेट का फैसला अपने पास मांग भी सकता है। ठीक है, वो चाहे तो किसी एक स्टेट के कोर्ट में चल रहे केस को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन खुद से हाई कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। इसमें गलत है तीसरा स्टेटमेंट। ये अपने अधीनस्थ अदालत का पर्यवेक्षण नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल, पहला, दूसरा, चौथा सही है यहाँ पर, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। तो तीसरा वाला कथन असत्य है, क्योंकि उच्च न्यायालय सिर्फ अपने राज्य क्षेत्र में आने वाले कार्य मुकदमों का ही निपटारा कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं। ठीक है, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है काम, हाई कोर्ट नहीं। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है, ये भी ठीक है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है क्या? बिल्कुल तबादला कर सकता है ये, लेकिन यही नियुक्ति की बात आ जाए तो वो राष्ट्रपति करेगा। फिर उपरोक्त सभी है इसका आंसर डी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं कुछ इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कदाचार साबित होने या योग्यता की दशा में ही हटाया जा सकता है। उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं होती और इनको हटाने में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल, न्यायाधीशों को हटाने के लिए विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति। और उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये गलत है। पहला वाला सही है, तो 1 और 3 सही है। जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए। तो कथन 2 यहाँ पर असत्य है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से सिर्फ कदाचार साबित होने या अयोग्यता की दशा में ही हटाया जा सकता है, और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति ना हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की अप्रत्यक्ष महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं उनको हटाने की शक्ति जो है विधायिका यानी लेजिस्लेचर के पास है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, हटाने की शक्ति विधायिका के पास है, नियुक्ति में कार्यपालिका के पास है शक्ति। तो दूसरा वाला असत्य हो गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने तथा शक्ति संतुलित बनाए रखने हेतु ऐसा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। असत्य ढूंढना है कौन सा गलत है। ठीक है, कोई व्यक्ति न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की आलोचना नहीं कर सकता, और संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। बिल्कुल, ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। अब ये गलत पूछ रहा है तो गलत कोई है ही नहीं, तो डी है इसका आंसर। तो ऊपर दिए गए दोनों के दोनों कथन सत्य हैं, कोई भी गलत नहीं है। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलती है। संसद भी न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो, और इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 4 कथन है, कौन सा सत्य होगा। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास वकालत का अनुभव या कानून विशेषज्ञ होना आवश्यक है।
न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, अतः इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति ली जाती है। कूट भी देख लीजिए, कूट कैसे हैं इसके, चारों भी सही हो सकते हैं, या ऐसा भी कूट है डी में, और गलत भी होगा कोई। देखिए, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, निश्चित है, इसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 65 साल, हाई कोर्ट के 62 साल, तो चौथा वाला तो गलत हो गया। अब जहाँ जहाँ मतलब तीसरा वाला तो गलत हो गया, जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, तो इसका आंसर निकल गया सीधा। चौथे का पता नहीं है तो वह वैसे ही कट गया, केवल एक और दो, इसका आंसर हो जाएगा। ये सही है, ये सही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो रिमूवल प्रोसेस में है विधायिका, उनको हटाने में। नियुक्ति में तो लेजिस्लेचर है, ऊपर था तो प्रश्न। चौथा वाला गलत है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति ली जाती है, गलत। देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया, तो नियुक्ति में है एग्जीक्यूटिव और उसके रिमूवल प्रोसेस में विधायिका, ताकि इसे दलगत राजनीति से अलग रखा जा सके। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून विशेषज्ञ होना आवश्यक है, तो पहला और दूसरा सत्य है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम करते हैं। क्या करते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले तो सारा फैसला हाई कोर्ट पर फेंक देते हैं, खुद से कुछ करते नहीं है वो तो। देखिए, न्यायपालिका जो है कार्यपालिका या विधायिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं करती। संविधान के अनुसार न्यायाधीश के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका को स्वीकृति नहीं ली जाएगी, तो चौथा वाला असत्य है। ठीक है, याद रखिएगा, रिमूवल प्रोसेस में विधायिका है और अपॉइंटमेंट या नियुक्ति में है लेजिस्लेचर यानी कार्यपालिका। तो ये न्यायपालिका इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास की सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी है ये। और भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे प्रश्न बनते हैं, उनको भी बनाएंगे। इन सभी की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज इस नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एनसीईआरटी की किताबों को नहीं पढ़ते हैं। इनसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।